सही है। फर्स्ट ईयर लाऊं या सेकंड एमकेट लाऊं? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपके पास आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एंड दे गिव राइज टू अ स्केलर क्वांटिटी, उसको हम डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन उनकी जो है हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड दे गिव राइज टू अ स्केलर क्वांटिटी, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट में मुझे अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, रिजल्ट में मुझे अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो ये मेरे पास एक डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जब मैंने ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिली तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आपसे कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास सबसे पहली है वर्क। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपके पास जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके पास फोर्स ये भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन वर्क आपके पास स्केलर है। ठीक है, इसी तरीके से पावर, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, जबकि पावर आपके पास एक स्केलर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, एरिया को भी यहाँ पे वेक्टर लिया जाता है, जबकि फ्लक्स आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास कुछ मिसालें हुई जिसको हमने माना कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं। तो डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपके पास जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए
और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी, अभी मैं तो उनके नतीजे में आपके पास जो है वो अगर स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड दे गिव राइज टू अ स्केलर क्वांटिटी, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनके नतीजे में आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब जरा आगे की बात सुनिएगा। तस्करा आता है सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। सबसे पहले चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है उसको सुनिएगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है हमारी आम जबान में इमेज। प्रोजेक्शन का मतलब होता है हमारी आम लैंग्वेज में इमेज। प्रोजेक्शन से हम इमेज को कंसिडर कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्शन मीन्स आपके पास जो होता है वो इमेज होता है, उसको इमेज के तौर पे आपके पास कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास मौजूद है ए और ये लिखा हुआ है बी, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और अगर ये लिखा हुआ है बी ए, अगर ये लिखा हुआ है बी ए, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ए बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। जबकि बी ए का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए भाई, जो पहले है ना वो पहले ही है और जो बाद में है वो बाद में ही है। तो अगर यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो पी क्यू, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ क्यू पी, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। अगर मुझे इसको ड्रॉ करना हो लाइक दिस, तो अगर ये मेरे पास मौजूद है वेक्टर ए और ये मेरे पास मौजूद है वेक्टर बी, और मुझे आपके पास क्या चाहिए, मुझे वेक्टर ए की प्रोजेक्शन चाहिए बी के ऊपर। मुझे वेक्टर ए की प्रोजेक्शन चाहिए किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो मुझे वेक्टर ए का इमेज बी पर लेना है। तो मैं वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा वेक्टर बी पर। मैंने वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी पर एक परपेंडिकुलर गिराया। ये आप किसकी प्रोजेक्शन किसके ऊपर ले रहे हैं, ये आप ए की प्रोजेक्शन बी पर ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा उसको आप कहेंगे ए बी। जिसकी प्रोजेक्शन लेनी होगी ना वहां से परपेंडिकुलर गिरेगा दूसरे पर। तो आपने ए की प्रोजेक्शन लेनी है बी पर, तो ए के हेड से आप बी पे परपेंडिकुलर गिराएंगे। ए के हेड से जब बी पे परपेंडिकुलर गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए बी। उसको हम ए बी का नाम देंगे। और ये जो प्रोजेक्शन होती है ना, ये एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है। हमारे कोर्स में ये जो प्रोजेक्शन है हमेशा एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है। मैं अभी आपको बता भी दूंगा क्या मतलब है इसका। फिलहाल मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉस थीटा। जिस तरीके से आपके पास एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता था, उसी तरह ए बी ए कॉस थीटा के बराबर होगी। जिस तरह एफ एक्स एफ कॉस थीटा के बराबर होता था, उस तरह ए बी ए कॉस थीटा के बराबर होगी। प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है। अब मेरे पास अगर यहाँ पे मौजूद है फॉर एग्जांपल वेक्टर ए जो कि था, और यहाँ पे वेक्टर बी मौजूद है जो कि था। अब की बार देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब आपको वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर लेनी है, तो आप वेक्टर बी के हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। तो वेक्टर बी की प्रोजेक्शन जब आप ए लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा बी ए। जिस तरह ये ए बी ए कॉस थीटा के बराबर था, उस तरह ये बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर है। इस पे मैं टाइम लगाता हूँ हमेशा, फर्स्ट टाइम में भी और एप्टीट्यूड में भी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ए बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बी ए का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। एक बात ध्यान में रखिएगा,
अगर ये लिखा हुआ है ए बी, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा पहले वेक्टर से परपेंडिकुलर गिरेगा दूसरे के ऊपर। तो अगर ये बी है तो बी से परपेंडिकुलर गिरेगा ए पर। अगर ये पी क्यू है तो पी से परपेंडिकुलर गिरेगा क्यू पर। अगर ये क्यू पी है तो क्यू से परपेंडिकुलर गिरेगा पी पर। तो पहले वाले से हमेशा परपेंडिकुलर गिरेगा दूसरे वाले पर। उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में बोलेंगे प्रोजेक्शन, वो हमारे पास प्रोजेक्शन कहलाती है। अब मैं अगर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे बार बार क्या बोल रहा हूँ, प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कॉम्पोनेंट के बराबर होती है ना। ये मेरे पास मौजूद है वेक्टर ए, ये मेरे पास मौजूद है वेक्टर बी, ठीक है, और इन दोनों की टेल्स के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। मुझे वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर लेनी है। तो अगर मुझे वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर लेनी है, तो मैंने वेक्टर बी के हेड से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया और ये एंगल बन रहा है कितना, 90। तो बी की प्रोजेक्शन ए पर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बी ए। तो मेरे पास ये जो बी ए है, इसको हम कहेंगे, अभी मैंने पीछे भी बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और मैं क्या बोल रहा था कि एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है। इसको सपोज कर लें अगर अलग से, तो ये बन रहा है आपके पास थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है बी ए, ये आपके पास आ रहा है 90, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बी। 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो बेस। तो या तो आपको गिवन है बेस या आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज। कौन सा रेशियो लगाया है, कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, बी ए, हाइपोटेन्यूज कितनी है, बी, बी डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बी ए बराबर आ गया बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर आई। कुछ भी हो जाए, प्रोजेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स एक्स कंपोनेंट। वो हमेशा बी ए होगा तो बी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह अगर ए बी होगा तो वो ए कॉस थीटा के बराबर होगा। तो मेरे पास प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन के हवाले से। अब मैं अगर आपसे बात बोलूँ कि मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है। पहली डेफिनेशन ही सिंपल वाली है जो नजर आ रही है कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट की सेकंड डेफिनेशन ही कहती है जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है मल्टीप्लाई, और सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आती है, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आती है onto the direction of first vector. Projection of second vector onto the direction of first vector. जब जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, ये पूरा प्योरली वेक्टर साइड है, प्योरली वेक्टर साइड। इसको अपने जहन के अंदर नशीन कर लें कहीं पर भी। ये प्योरली वेक्टर साइड है, ये प्योरली मैग्नीट्यूड साइड है। यहाँ वेक्टर्स का सिंबल नहीं बनेगा, यहाँ वेक्टर्स का सिंबल बनेगा। यहाँ सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स की चलेगी। अब एग्जाम्पल कराऊंगा तो नजर आ जाएगा। तो a डॉट बी, जब जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो उसमें सबसे पहली चीज आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होगी प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इफ यू हैव फर्स्ट वेक्टर a and if you have second vector b and you are supposed to find a dot b, then just look at this magnitude of first vector. First vector कौन सा a, तो a का magnitude आ गया a, and the projection of second vector onto the direction of first vector. Second vector कौन सा है b, तो b की प्रोजेक्शन a पर, और b की प्रोजेक्शन a पे क्या कहलाती है, ba। तो ये बन गया a डॉट b इज इक्वल टू a b a। ये आया फॉर्मूला, a डॉट b इज इक्वल टू a b a। ये a डॉट बी, ये वाली साइड जो है यहाँ पे लिखी हुई और ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस a का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आपके पास क्या बनी, बी ए। तो a डॉट बी किसके बराबर है, ए बी ए। तो ये पहला फार्मूला मुझे मिला इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन जो मुझे फार्मूला मिला वो मुझे मिला कि a डॉट बी जो होता है वो ए बी ए के बराबर होता है। उल्टा करें, उल्टा, अगर ये b डॉट ए होता तो फर्स्ट वेक्टर है b, तो b की जगह b का मैग्नीट्यूड,
और सेकंड वेक्टर है ए की प्रोजेक्शन बी पर क्या कहलाती ए बी, तो बी डॉट ए किसके बराबर होता है बी ए बी। तो हमारे पास याद रखिएगा, अब मुझे एक बात पता चली, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी ए, और दूसरा बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए बी। इसी तरह मैं सिमिलरली एक बात कह सकता हूँ कि P डॉट Q इज इक्वल टू क्यू पी क्यू, पी क्यू पी, और इसी तरह अगर Q डॉट P होगा तो क्यू पी क्यू। ये बातें आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन की पता चल गई, और मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो आप लोग इसको और अच्छे से जान लेंगे डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये बात मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के हवाले से बता दी। जब डॉट प्रोडक्ट को लेगा तो यू विल बी हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर in product with the projection of second vector onto the direction of first vector, और उसके साथ आपके पास सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी onto the direction of first vector। अब चलते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले पे, तीसरा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला पूरे चैप्टर नंबर 2 में, मोस्टली यूज्ड फार्मूला है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड और उन्हीं के बीच में बनने वाले एंगल का कॉस। अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है और इनकी टेल्स के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बी, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कितना थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो जब जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल बी हैविंग फर्स्ट मैग्नीट्यूड, देन यू विल बी हैविंग सेकंड मैग्नीट्यूड एंड द स्मॉलर एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन देम, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का तीसरा फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर होता है ए बी ए, और आप पीछे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इन प्लेस ऑफ बी ए वी कैन पुट इट्स वैल्यू, सो वी अप्रोच्ड टुवर्ड्स इट्स थर्ड फार्मूला एंड दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी मेरे पास ए बी कॉस थीटा के बराबर आया। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आता है और उनके बीच में बनने वाले एंगल का कॉस, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी आपके पास ए बी कॉस थीटा के बराबर आया। अब आपके पास अगर बात होती है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव कब होता है, डॉट प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव उस वक्त होगा जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो थीटा हो जाएगा 0। तो हमारे पास जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 0 बराबर होता है 1, तो सिंपल ए डॉट बी ए बी के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट सिंपल दोनों मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा उस वक्त व्हेन द टू वेक्टर्स आर फाउंड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होने का मतलब है क्योंकि टेल्स के बीच में एंगल बन रहा है कितना 0 डिग्री। जब आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, जब ये दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, अगर ए ऐसा है तो बी ऐसा, एंगल्स लेते हैं दोनों की टेल्स के बीच में बनने वाला, तो अब एंगल कितना बन रहा है 180, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। कैलकुलेटर कहता है कॉस 180 माइनस 1, तो ए डॉट बी बराबर आ गया माइनस ए बी के। इस वक्त आपको ये मिलेगा नेगेटिव, तो ये आपको मिला इसका नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट। अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो कब, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इफ सम वेक्टर इज दिस एंड सम वेक्टर इज दिस and they are found at an angle of 90 degree,
दैट मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू a b cos 90 और cos 90 होता है 0, तो इसका मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0. तो व्हेन टू वेक्टर्स आर राइट एंगल देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0. जब दो वेक्टर्स राइट एंगल पर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा. जब पैरेलल होंगे तो पॉजिटिव दे सकते हैं, और जब आपके पास वो एंटी पैरेलल होंगे तो वो आपके पास नेगेटिव आया. ये आपके पास कुछ बातें थी जो हमने डॉट प्रोडक्ट के हवाले से सीखी और हमने इसकी फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखी. अब अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, टोटल हमारे पास 3 एक्सेस होती है. यू ऑल नो वेरी वेल, आप सबको अच्छे से पता है. एक होती है x, एक होती है y और एक होती है z. x के पैरेलल वी हैव i, y के पैरेलल वी हैव j और z के पैरेलल वी हैव k. x के पैरेलल हमारे पास होती है i कैप, y के पैरेलल हमारे पास होती है j कैप और z के पैरेलल जो हमारे पास होती है वो कहलाती है क्या, k कैप. Now you are supposed to find I dot I. Now you are supposed to find J dot J. And now you are supposed to find K dot K. आपने सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है. जहन में लाए एक चीज, A डॉट B बराबर ए बी कॉस थीटा. A डॉट B बराबर ए बी कॉस थीटा. ये भी वेक्टर, यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ कॉस. अगर एक आई है तो दूसरा भी आई है, दोनों पैरेलल ही होंगे, सेम वेक्टर्स हैं. एंगल कितना बनेगा, 0. तो जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है, आई ए की जगह भी आई आ गया, बी की जगह भी आई आ गया. यहाँ मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आई का और इसका मैग्नीट्यूड भी 1. और कॉस 0, कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 विल इक्वल टू 1. तो इसी तरह आई डॉट आई किसके बराबर आया, 1. इसी तरह जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1. तो मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूँ कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के एंड ऑल आर इक्वल टू 1. वो सारे 1 के बराबर होते हैं. आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के एंड दैट इज इक्वल टू 1. वो सारे 1 के बराबर होते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का, that means I am talking about I dot J, J dot K and K dot I. मैं बात कर रहा हूँ I dot J, J dot K और K dot I की. तो मैंने लिखा I dot J, J dot K और इसके साथ मैंने यहाँ लिखा K dot I. अगर I dot J की बात करते हैं तो this is I along X and this is J along Y. तो अगर I X के अलॉन्ग है और Y J के अलॉन्ग है तो इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट खुलता है दोनों का मैग्नीट्यूड. ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, दोनों 1. अब यहाँ इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल का कॉस, क्योंकि X और Y परपेंडिकुलर है तो I और J भी परपेंडिकुलर होंगे. तो अगर I और J परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90. तो यहाँ आ जाएगा cos 90 और cos 90 होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. इसी तरह J डॉट के भी 0 और K डॉट I भी 0. तो डिसिमिलर का यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है. I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट I एंड दैट इज इक्वल टू 0. और अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 के बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बोलना है कि इन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, सारी यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं. और अभी हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है. तो इसीलिए आई जे और के, जब भी इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा
तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 के बराबर होते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए जरा आगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मौजूद है एक वेक्टर ए एंड दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k, और ये मेरे पास है वेक्टर बी आई माइनस 2j और माइनस 2k, ये 0 ना बन जाए, इसको कर लें माइनस 4k। तो मेरे पास ये है एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और एक है i माइनस 2j माइनस 4k। और मैं आपसे कहूँ देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। मैंने आपसे कहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, जब भी ये मालूम करने को आए ना फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट लिखें। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ए की प्रोजेक्शन लेनी है बी पर, तो इसका मतलब आपको चाहिए ए बी। क्वेश्चन मार्क लिख लिया। आप रफ वर्क में जाएं, रफ वर्क में जाएं और दो फॉर्मूले बना लें। ए डॉट बी बराबर ए बी ए और बी डॉट ए बराबर बी ए बी। अब सिर्फ इसको देखें, आपको क्या मालूम करना है? ए बी। ए बी कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? नीचे वाले, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। दोबारा अगर मालूम करनी होती है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, क्यू की प्रोजेक्शन लेते पी पर, क्या मालूम करना था? क्यू पी। रफ में जाते दोनों फॉर्मूले बनते, पी डॉट क्यू, पी क्यू पी, क्यू डॉट पी, क्यू पी क्यू। क्या चाहिए था? क्यू पी। इसको देखे खाली, इसको क्यू पी चाहिए, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर फॉर्मूला गलत लगाया तो नुकसान खुद ही उठाएंगे, इसीलिए छोटी सी बात बता दी ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान रहे और मेरी भी। तो मुझे क्या मालूम करना है? ए बी। तो पहले सिर्फ इसको देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट इनमें क्या है, जिनमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूला। अभी मेरी रिक्वायरमेंट नीचे वाले में आ रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। बी डॉट ए बराबर होगा बी ए बी के, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। मुझे चाहिए क्या? ए बी। ए बी को सेपरेट कर लें, ये बी मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो ये बन गया बी डॉट ए अपॉन बी। ठीक है, अब जब तक मुझे बी डॉट ए नहीं मिलेगा, जब तक मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, मैं भी मालूम नहीं कर सकता। अब मुझे मालूम करना है बी डॉट ए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। जब जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई टू आई, जे टू जे और के टू के लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आपको सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो एग्जिस्ट करता है, आप उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और साइन साइन से। तो 2 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 1 ज़ा 2 बस। और आई डॉट आई क्या होता है? 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और जे डॉट जे इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16 और के डॉट के इक्वल टू 1। दोबारा 2 1 ज़ा 2 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, 6 और 2 बना 8, 8 माइनस 16 will result in -8। तो B डॉट A बराबर आ गया किसके? -8 के। अब चाहिए वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड यहाँ नजरसानी करें। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड जब भी कोई वेक्टर्स I J K की फॉर्म में होता है, इन द लास्ट क्लास आई रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट वो हमेशा बराबर होगा उसके I के कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस उसके Y के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस उसके Z के कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर के। तो मेरे पास ये बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने इसको ऐसे ओपन करके लिखा, अब मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग करूंगा। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 4 ज़ा 16।
16 और 4 20 और 1 21, तो आपके पास ये बराबर आ गया अंडर रूट में 21 यूनिट्स के। तो अब ये वैल्यू आपके पास मिली किसकी, बी डॉट ए, और आपको साथ में बी भी मिल गया। अब ये दोनों वैल्यूज उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये ए बी बराबर आ जाएगा किसके, माइनस में 8 अपॉन अंडर रूट 21। ये आपके पास हो गया इसका आंसर, एंड दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसको मैंने आपके पास यहाँ पे बी का नाम दे दिया। इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, वेक्टर q इज इक्वल टू 2i प्लस j minus 4k, then find projection of vector q onto the direction of vector p. Then find the projection of vector q onto the direction of vector p. सबसे पहले देखिए मालूम क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर q onto the direction of vector p, यानी कि q की प्रोजेक्शन p पर, तो इसका मतलब क्या मालूम करना है, qp। रफ वर्क में आ गए, p डॉट q इज इक्वल टू p q p और q डॉट p इज इक्वल टू q p q। इन दोनों को देखा, रिक्वायरमेंट में आ रहा है QP, ये फॉर्मूला लग जाएगा, QP ऊपर आ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई किया, P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू पी, तो QP इज इक्वल टू P डॉट Q अपॉन P। अब निकालें सबसे पहले P डॉट Q, तो P डॉट Q निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा बना 4, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस 12, माइनस 1 माइनस 12 मेक माइनस 13, ठीक है। और प्लस 4 में से माइनस 13 निकाला तो हमारे पास आया माइनस 9, तो हमारे पास इसका आंसर माइनस 9 आ गया। अब वेक्टर p का मैग्नीट्यूड निकालें, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर p का ही नजर जानी चाहिए, ये रहा वेक्टर p, और वेक्टर p का मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो आपके पास ये बन गया अंडर रूट में 14। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, तो हमारे पास QP बराबर आया माइनस में 9 अपॉन अंडर रूट 14, ये आपको मिली QP की वैल्यू। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर Q ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। डॉट प्रोडक्ट obeys commutative property. Dot product obeys commutative property. A dot B is equal to B dot A. A dot B B dot A के बराबर होता है। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट obeys distributive property. A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, आपके पास A डॉट बी निकालें B डॉट A निकालें तो आपके पास दोनों का आंसर सेम आएगा। इसके साथ साथ डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करें और फिर तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, या पहले आप दोनों का अलहदा अलहदा डॉट प्रोडक्ट निकालें और दोनों को फिर सम करें, तो आंसर आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो ये बातें याद रखिएगा, इनसे आपके पास सब्जेक्टिव एमसीक्यूज बन जाता है विदाउट कैलकुलेशन। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करता है।
डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा होता है। अब अगर हम बात को आगे बढ़ाना चाहें तो अब आपके पास एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय अ वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स वाई एंड z axis. Angle formed by a vector with positive x, y and z axis. अब आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का आपको तीनों एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। एक वेक्टर है और उसका आपको तीनों एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। You are having a single vector and you want to find an angle which is made by a vector with the respective all three axes. x के साथ भी, y के साथ भी और z के साथ भी। x के साथ जो वो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर या एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। y के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं बीटा। बीटा वो एंगल है जो वेक्टर या y एक्सिस के साथ बनाता है। और z के साथ ये जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं गैमा। एंगल हम लेंगे वेक्टर a और एक्सिस के बीच में। एंगल हम लेंगे वेक्टर a और एक्सिस के बीच में। अगर एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो x और वेक्टर a के बीच, अगर y एक्सिस से एंगल चाहिए तो y और वेक्टर a के एंगल बीच, और अगर z के एक्सिस से एंगल चाहिए तो z और आपके पास वेक्टर a के बीच का एंगल। तो मैंने आपके पास नाम दे दिया अल्फा बीटा गैमा। जिस तरीके से एक्स वाई जेड उस तरीके से अल्फा बीटा गैमा। तो x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गैमा। ये मेरे पास टोटल 3 एक्सिस के साथ इनके आ गए एंगल। अभी मैंने बताया इस चैप्टर में एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला है। यस, बार बार बोल रहा हूँ, एंगल निकालने का इस चैप्टर में नॉर्मली एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है, a dot b is equal to ab cos theta. This is that formula कि a dot b बराबर ab cos theta। तो अगर मुझे एंगल चाहिए अल्फा, अगर मुझे एंगल चाहिए अल्फा, तो अल्फा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे कितने वेक्टर्स चाहिए? 2। और यहाँ पे मुझे एक ही वेक्टर विजिबल है, लेकिन मुझे ये पता है कि x के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आई कैप। तो इसीलिए जब हम अल्फा निकालेंगे तो मुझे वेक्टर a और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप आई कैप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोलना है आपको अल्फा निकालना है, अल्फा x और वेक्टर a के बीच का एंगल है, तो x पे अगर i आ रहा है तो इसका मतलब वेक्टर a और i का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आइए जरा ले लेते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा a और साथ में लिखा डॉट i। तो एक वेक्टर की जगह आ गया a और एक वेक्टर की जगह आ गया i। जब ये दोनों खुलते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड आता है। a का मैग्नीट्यूड क्या आया? a। i एक यूनिट वेक्टर है, क्या आया? 1। और साथ में आ गया कॉस अल्फा, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो इसका मतलब a डॉट आई सिंपल a कॉस अल्फा के बराबर आया। इसी तरह a डॉट जे a कॉस बीटा के बराबर आएगा। ये वो एंगल है जो ये y एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसीलिए इसमें हमने j लिखा। और इसी तरह a डॉट के a कॉस गैमा के बराबर आएगा, और ये वो है जो ये z एक्सिस के साथ बनाएगा। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई और यहाँ पर आपके पास ये बात क्लियर हुई कि a डॉट आई इक्वल टू a कॉस अल्फा, a डॉट j इज इक्वल टू a कॉस बीटा और a डॉट k इज इक्वल टू a कॉस गैमा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू z। इसकी एग्जाम्पल करते हैं अभी। उससे पहले जरा 2-3 चीजें समझते हैं। आपके पास अब आता है एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। आपके पास एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, तो पहले बना दिया मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। सम ऑफ वेक्टर्स का मतलब a प्लस बी।
मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स आया तो हमने यहाँ बनाया मैग्नीट्यूड, और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स से मुराद होता है सब्ट्रैक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। एग्जाम में जो एमसीक्यू बनता है इससे वो ये बनता है कि आप हमें बताइए कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कब बराबर होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स बराबर उस वक्त होते हैं जब थीटा की वैल्यू हो जाती है 90। जब थीटा 90 होगा तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सम का आंसर आएगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ थीटा 90 होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो खाली बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी जीरो होगी तो खाली बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी व्हेन a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स दोनों बराबर होंगे, और उस वक्त उनका एंगल आपके पास जो बनेगा वो आपके पास 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 90। ठीक है, अब एक और बात सुनिएगा, आपके पास एक चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इज इट पॉसिबल दैट the resultant of two equal vectors be equal to either of the magnitude of vectors। आपसे बोल रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो इक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हो उसका भी जो आंसर आए वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो जो आपके पास इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो उसका जो आंसर आए वो भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। What do they mean by this? अगर एक वेक्टर है मेरे पास 5 यूनिट्स जिसका मैग्नीट्यूड है, और अगर दूसरा वेक्टर है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो वो भी 5 यूनिट हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो वो भी आपके पास 5 यूनिट हो? यस, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जुमला फिर सुनिए, वी आर नॉट हियर टू डू डेरिवेशन, अगेन बता रहा हूँ। आपसे क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास मौजूद है फॉर एग्जाम्पल दो इक्वल वेक्टर्स, एक है 5 और दूसरा भी 5, अगर मैं इनका रिजल्टेंट लूं तो ऐसा मुमकिन है कि जो रिजल्टेंट हो वो इन्हीं के बराबर आए। तो याद रखिएगा, जब दो इक्वल वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट लें और वो रिजल्टेंट उन्हीं वेक्टर्स के बराबर आए तो ऐसा उस वक्त मुमकिन होता है when A and B are at 120 degree from each other। जब A और B आपके पास एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जब A और B दोनों का एक दूसरे से एंगल होगा 120, जब आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B, जब आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B, व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जब आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B उनका एंगल होगा कितना 120 डिग्री, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा।
लेकिन ये 120 डिग्री वाली बात कब वैलिड होगी? एक तो पहली चीज, जिनका हम रिजल्टेंट ले रहे हैं वो दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड हो, या तो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, और जो आंसर है वो भी उन्हीं के बराबर हो, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या 7। तो जब दो इक्वल वेक्टर्स का हम क्या निकालें? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के अगर बराबर आ गया, तो that will only be possible when the two vectors are kept at an angle of 120 degree from each other। जब आप उनको एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, तब जाके आपके पास जो उनका रिजल्टेंट होगा वो आपके पास जो है वो उन्हीं के बराबर आएगा। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको ज़रा सुनिएगा गौर से। देखें यहाँ पे गौर से, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपल उनके सम के बराबर होता है। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट सिंपल उनके सम के बराबर होगा। जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होगा। एक चीज आप क्लियरली ऑब्जर्व करें, मैंने यहाँ पे लिखा है f1 माइनस f2, और आप चेक कर लें मैंने f1 को बड़ा बनाया और f2 को छोटा। तो जब सब्ट्रैक्शन होगी तो डिपेंड करता है विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर। तो हमेशा हम हायर में से लोअर को माइनस करते हैं। जब दो वेक्टर्स एट सम एंगल होंगे, जब दो वेक्टर्स एट सम एंगल होंगे, f1 f2 के साथ एंगल बनाएगा थीटा, तो उनका रिजल्टेंट कोसाइन लॉ से निकलेगा। f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 स्क्वायर। और जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में सिंपल उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर केस। ये हमारे पास एक 4 केस बनते हैं। जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम तो रिजल्टेंट उनके सम के बराबर। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट तो रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से एट सम एंगल होंगे तो कोसाइन लॉ लगेगा, कोसाइन लॉ। और जब दो वेक्टर्स आर फाउंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो f विल बी इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये बातें तय हो गई। मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जो आपको बोल रहा था ना वो आपको करके दिखाऊं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है f1 और अगर मेरे पास एक वेक्टर है f2, और अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड f के बराबर होगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर है f1 और अगर मेरे पास एक वेक्टर है f2, और अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? f। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी f है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि आपके पास ऐसा कब मुमकिन है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया f इज इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड f के बराबर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ अंदर f1 की जगह भी f स्क्वायर, f2 की जगह भी f स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2f और साथ में लिखा हुआ है cos थीटा। ये बना आपके पास f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये बना 2f स्क्वायर, और यहाँ सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर z, तो ये बना 2f स्क्वायर cos थीटा।
यहाँ भी 2f² मौजूद है, यहाँ भी 2f² मौजूद है। अंदर से मैंने 2f² निकाला कॉमन, यहाँ से 2f² कॉमन चले गया, यहाँ बचा 1, यहाँ से 2f² कॉमन चला गया, बचा cos थीटा। हमने कर दी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की तो ये स्क्वायर लेफ्ट साइड पे अप्लाई हुआ, जब लेफ्ट साइड पे अप्लाई हुआ तो ये बना f²। राइट साइड पे अप्लाई होगा तो रेडिकल से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बनेगा 2f² और यहाँ आया 1 + cos थीटा। ये 2f² मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया 2f² और यहाँ पर आया 1 + cos थीटा। f² से f² कैंसिल, तो यहाँ आया 1/2, ये +1 वहां जाके -1 और यहाँ पे आया cos थीटा। 1 में से हाफ निकालते हैं, हाफ आता है और साइन बड़ी वैल्यू का तो -1/2 आ गया, क्योंकि 1 के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस। 1 में से आधा निकालेंगे तो आधा, आधे का मतलब हाफ, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -1/2। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। जब -1/2 का cos इनवर्स निकालते हैं, ये आपको रटना पड़ेगा, तो मतलब रटना पड़ेगा। इसका आंसर आता है 120 डिग्री। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था पीछे, कि जब दो इक्वल वेक्टर्स आपके पास मौजूद होते हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होगा, तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आपके पास यहाँ पे थीटा 120। आपने सारी वही कंडीशंस पुट करी ना, ये दो वेक्टर्स हैं, ये इन्हीं का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट और वेक्टर्स सब आपस में बराबर हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू टेक f1 f2 और f, सब जगह f आ जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें बराबर हैं। और फिर आपने थीटा निकाला, थीटा कितना आया 120 डिग्री। तो ये मेरे पास एक बात है। अब फर्ज करने की अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे दो इक्वल वेक्टर्स हैं, फर्ज कर लें कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, f और f, और उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 2f। दो इक्वल वेक्टर्स हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 2f। तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। आप थोड़ा सोचें, जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी ही लंबी कैलकुलेशन हो, इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। एक चीज देखिए, क्या एक वेक्टर भी f, दूसरा वेक्टर भी f, दिमाग चलाया करें, दिमाग चलाएं। एक वेक्टर f, दूसरा वेक्टर f, रिजल्टेंट कितना है 2f। f और f से 2f कब मिलता है, जब दोनों ऐड होते हैं। f और f से 2f कब मिलता है, जब दोनों ऐड होते हैं। तो f और f से मुझे 2f उस वक्त मिला जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हुए, ऐड। और दो वेक्टर्स ऐड कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो इसका मतलब जब उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर ये भी f है और ये भी f है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब दो इक्वल वेक्टर्स हमारे पास ऐड हो और उनका रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो 2f के बराबर आए या उनके ट्वाइस के बराबर आए, तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर और they are in same direction. It's not necessary every time you are supposed to do a number of steps to get the result of your MCQ. No. बाज़ वक़्त आपको देखने में MCQ मुश्किल लग रहा होता है, बट एक पॉइंट हिड होता है इसमें, और वो पॉइंट जो इसमें इन्होंने हिडन रखा हुआ ये है। आपने कहा एक f, दूसरा f, पहले आप ये तलाश करें कि 2f कब मिल सकता है। तो 2f आपको उस वक्त मिल सकता है जब आपने f और f को आपस में ऐड करना है, क्योंकि when you are going to add f in f, then you will get 2f. और what is the condition to just direct addition? वो condition ये है कि two vectors are found same in direction. And number of times I have been clear to you, when two vectors are in same direction, that means the angle subtend between their tails will be equal to 0. उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल हमारे पास किसके बराबर आया, थीटा 0। What is the angle that a given vector A
2i plus under root 12j makes with y एक्सिस। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास ये जो एंगल है ये y एक्सिस से कितना बन रहा है, इस वेक्टर का y एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। आपसे कह रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि बता दें कि वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। आइडेंटिफाई कर दिया y एक्सिस। अभी पीछे मैंने पढ़ाया था कि जब कोई वेक्टर y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो फॉर्मूला लगता है a डॉट j इज इक्वल टू a cos बीटा। पढ़ाया तो था। फॉर्मूला लगता है आपके पास a डॉट j इज इक्वल टू a cos बीटा। अगर नहीं पढ़ा तो पीछे देख ले उठा के, याद आ जाएगा आपको। अगर कोई भी वेक्टर y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है फॉर्मूला लगता है a डॉट j इज इक्वल टू a cos बीटा। मुझे चाहिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। कैलकुलेट करते हैं आइए। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर होगा 2k स्क्वायर प्लस अंडर रूट 12 स्क्वायर के। 2 2 ज़ा 4, रेडिकस स्क्वायर कैंसिल, 12 और 4 16, 16 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया कितना, 4। अब ये पूरा प्योरली वेक्टर साइड है। कौन सा साइड है, वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर आएगा। तो इन प्लेस ऑफ ए यू विल राइट वेक्टर 2i अंडर रूट 12j और साथ में क्या लिखा हुआ है, j। वेक्टर मैंने पहले, मेरे पास स्लाइड मतलब मैं शो नहीं कर सकता, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मेरे पास था कि ए ये पूरा प्योरली वेक्टर साइड है। तो यहाँ पे आया 2i और यहाँ पे आपके पास क्या, इसका पूरा वेक्टर 2i प्लस अंडर रूट 12j और साथ में लिखा हुआ है j और ये लिखा हुआ है a cos बीटा। अब ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे आ गया 4 और साथ में लिखा हुआ है cos बीटा। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो i टू i, j टू j और k टू k। इस i और j को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है 1। तो अंडर रूट 12 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट 12 आ जाएगा और j डॉट j 1 के बराबर होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर रूट 12 एज इट इज आ गया और j डॉट j 1 और यहाँ लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है cos बीटा। अंडर रूट 12 का मतलब होता है क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये पेयर बना, पेयर बन के बाहर एक 2 कॉमन आया तो ये बन गया 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट 3, नीचे लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है cos बीटा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया अंडर रूट 3/2 और यहाँ लिखा हुआ है cos बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो जब हम अंडर रूट 3/2, हम टेबल याद है तो हमारे पास साइन 60 और cos 30 दोनों अंडर रूट 3/2 के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपके पास आया आंसर इसका 30 डिग्री। यहाँ पे आपको इसका ये आंसर मिला 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, वो ये कि आज मैंने क्लास रखी है और मुझे मजबूरी में रखनी है क्योंकि मेरे पास टाइम इसके बाद नहीं है, ठीक है। और आज जो क्लास होगी आपकी 5 से 7, वो आपकी चैप्टर नंबर 5 की होगी। चैप्टर नंबर 5 वो चैप्टर है जिसको आप थ्योरी में फर्स्ट टाइम में तकरीबन छोड़ देते हैं, पूरा आधा करना चाहिए, ठीक है। हालांकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज जो 5 से 7 क्लास है वो मैंने चैप्टर 5 की रखी है। अगर आपका दिल चाहे तो आप अटेंड कीजिएगा, अगर आपका दिल ना चाहे तो आप अटेंड ना कीजिएगा। क्लास तो बहरहाल होनी है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके पास जो है मैं यूट्यूब के ऊपर, ऑब्वियसली बात है चैप्टर नंबर 5 है तो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन क्लास में लाजमी कंडक्ट करूँगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कल भी क्लास रखूँगा 2 से 3 तक, आखिरी क्लास होगी, मतलब अब ये वीक आखिरी है। थर्सडे को लास्ट डे आपका एप्टीट्यूड का। वंस अगेन आई रिपीट, थर्सडे आपका एप्टीट्यूड का लास्ट डे है। मैक्सिमम जितने भी टीचर्स हैं वो सारे आपके पास थर्सडे तक अपना काम वाइंड अप कर देंगे। तो थर्सडे इज़ योर लास्ट डे फॉर द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ योर एप्टीट्यूड। तो मेरे पास एक दिन है पीर का जिसमें मैं वेक्टर्स पढ़ाऊँगा। ट्यूसडे को भी वेक्टर्स पढ़ाऊँगा और ट्यूसडे तक मेरा वेक्टर्स ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट शुरू कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट मेरा बाकी है। तो अगर मैं
मंडे की क्लास में मतलब कल तक आता हूँ तो उसके एंड तक मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी शुरू हो जाएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 5 में मैं टाइम लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने 2 घंटे की क्लास रखी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके पास चैप्टर 5 से, वैसे तो बहुत कम वेटेज बनता है इसका, अगर 20 साल का अर्सा में उठा के देखें तो सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी वेटेज में तो शामिल है और अगर कोर्स में शामिल है इसका मतलब मैं इसमें टाइम लगाऊंगा। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज की क्लास मैंने रखी है दैट इज़ जस्ट फॉर चैप्टर नंबर 5 डॉट इक्विलिब्रियम इन एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू।